वेलकम ऑल ऑफ यू। एडुटेरिया क्लासेस के चैनल पे ये क्लास जो है वो दी जा रही है साइंस से रिलेटेड डेमो क्लास के जरिए। बताया जा रहा है कि एडुटेरिया पे जल्दी ही शुरू होने वाला है सीजीएल फुल की तैयारी। बेहतरीन टीम के साथ हम यहाँ पे शुरू करेंगे 25 अगस्त से। बिहार बीएसएससी की जो सीजीएल वैकेंसी है उसके प्रिपरेशन के लिए ये जो टीम है वो आपके साथ जुड़ने वाली है। तो इस टीम में क्या चीज़ें हैं, क्या सब्जेक्ट एनालिसिस रहने वाला है, किस तरह से साइंस की तैयारी करनी है आपको, जो आपके बीएससी सीजीएल की वैकेंसी में एक कंप्लीट तरीके से शीट दिलाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होगी। तो इस सेशन के जरिए हम समझेंगे कि साइंस का कितना रोल रहता है बीएसएससी एग्जामिनेशन के अंदर। बिना साइंस के इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, चाहे वो पीटी है या मेंस है। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि एडुटेरिया के चैनल पे, एडुटेरिया की एप्लीकेशन पे ये जो कोर्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी 25 अगस्त से। और 25 अगस्त तक इस कोर्स की जो प्राइसेस है वो 749 रहने वाली है। इसके बाद ये प्राइसेस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। इससे पहले इस प्राइस की बात से हटके एक इम्पॉर्टेंट बात करें कि ये जो टीम है ये बेहतरीन एक्सपीरियंस एजुकेटर से भरी हुई है, जहाँ पे प्रवीण सर को आप सभी जानते हैं, जो एडुटेरिया जो मेन चैनल हैं उनके हेड हैं, और काफ़ी सारे क्लासेस आप ऑलरेडी प्रवीण सर के कर चुके हैं। इनके अलावा हिस्ट्री की क्लासेस दी जाएगी रितेश सर के द्वारा। साइंस मेरे द्वारा कवर किया जाएगा। मेरा नाम साक्षी सिंह है और मेरे साथ जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो ऑनलाइन चैनल पे 6 सालों का है। आप यूट्यूब चैनल पे मेरे क्लासेस को सर्च कर सकते हैं बाय मेरे नाम से। आप सर्च करेंगे बायोलॉजी क्लासेस या साइंस क्लासेस बाय साक्षी मैम, तो आपको कई सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे अनअकैडमी पे, अदर चैनल पे और एट प्रेजेंट एडुटेरिया के चैनल पे। ठीक है, तो इसके बाद अमन से कवर अप करेंगे ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को। यहाँ पे रवि सर करंट अफेयर से डील करेंगे। उपासना मैम कई सारे एक्सपीरियंस क्लासेस हैं इनके जो पॉलिटी पढ़ाएंगी। इनके अलावा जो शुभम सर हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग का अपना अलग से एक वेटेज है, बिना इसके सिलेक्शन एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग हमें बहुत अच्छे से करनी है। इसके अलावा जीएस के सेक्शन को पढ़ने के लिए सारे एजुकेटर्स के साथ आप ऐड हो सकते हैं। वरुण सर करंट अफेयर को डील करेंगे। प्रवीण सर बेसिकली बिहार स्पेशल और मॉडर्न हिस्ट्री को इस कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सारे जो एजुकेटर्स हैं इन सभी की क्लासेस को आप एडुटेरिया क्लासेस के चैनल पे, एडुटेरिया के चैनल पे आप इजिली सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इनकी टीचिंग्स कैसी है, क्या हमें इनसे समझ में आएगा, क्या हम कोर्स के लिए एडुटेरिया टीम के साथ जा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन के बाद इस वैकेंसी की थोड़ी बहुत बातें कर लें। तो वैकेंसी में हमारे सामने क्या है, तो बीएसएससी जो स्टेज 4 है सीजीएल 4, इससे पहले हमारे पास 3 एग्जाम और हो चुके हैं। तो इस 4 की वैकेंसी से हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये स्नातकोत्तरीय मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे ये एग्जामिनेशन है। 2025 के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी गई है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। सूचना आते ही काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी सर्च और एक्सप्लोर होना शुरू हो जाता है। इसमें जो वैकेंसी है वो टोटल 1481 रिक्तियां हैं, जिसके लिए आप एग्जाम को भरेंगे। सहायक शाखा अधिकारी, योजना सहायक, कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां और अन्य सहित कुल 1481 ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे पोस्ट हैं। ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसमें सबसे अच्छे पोस्ट को पाने के लिए आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। केवल पास होना ही आपका मोटो या टारगेट नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर भी उठे जिससे कि आप अपने ही जो मनपसंद पोस्ट है वो आप उसको ले पाएंगे। तो बस अगर आपकी तैयारी बहुत ही मजबूती तरीके से होगी तो एक सही दिशा में अगर आप तैयारी करेंगे तो आप जिस पोस्ट को लेना चाहते हैं वो इजीली यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही टारगेट नहीं है कि बस एग्जाम निकल जाए, ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम इतने अच्छे तरीके से निकले कि जो हम पोस्ट चाहते हैं वो पोस्ट हमें इस वैकेंसी में प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी रहती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए भी जो अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। अपियरिंग में ही आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं तो 5 साल 6 साल से कई जो ग्रेजुएट लोग हैं वो ऑलरेडी जॉब की तलाश में हैं, और वहीं पे जब आप इस साल ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, करंट ग्रेजुएट पास्ट हैं, तो आपके सामने ये बहुत अच्छी वैकेंसी है जहां आप तैयारी में भी हैं, पहले से पढ़ भी रहे हैं, तो एग्ज़ाम निकालना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो जिनके लिए भी ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कोर्स को तैयारी करने के लिए आप एडुटेरिया के एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वहाँ पे कॉल करके चीज़ों को समझ सकते हैं। तो बेसिकली इसके आगे हम चलेंगे कि जो सब्जेक्ट एनालिसिस है उसमें मेरा जो पार्ट है वो है साइंस का।
तो साइंस को अगर हम देखें, साइंस के एनालिसिस को करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पीटी मेंस CGL1, जब ये से CGL1 का एग्जाम हुआ था तो 2 स्टेज में ये एग्जाम होता है पीटी और मेंस में। और पीटी में काफी ज्यादा जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी मतलब अलग हो जाते हैं, छट जाते हैं सीटों के हिसाब से मेंस में। ठीक है, तो जो भी ऑलरेडी जो अच्छे से तैयारी कर रहे बच्चे हैं वही मिलेंगे आपको मेंस के अंदर। तो साइंस का जो वेटेज यहाँ पे है वो शुरू से काफी ज्यादा रहा है। 25 क्वेश्चन यहाँ पे प्री में है तो मेंस में आपके 30 है। यहाँ पे पीटी में 16 है तो मेंस में 17 है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार पीटी हुआ था, आपको पता होगा एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाते हैं, वापस से री एग्जाम होता है। तो री एग्जाम हो या एग्जाम हो, दोनों में 16, 17 और मेंस में इसके काफी ज्यादा क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन है। वही CGL3 में 25 क्वेश्चन पीटी में और मेंस में 14 क्वेश्चन है। तो पीटी हो या मेंस, दोनों में ही साइंस के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नो डाउट इसके क्वेश्चन छूटेंगे तो पहली बात तो रिजल्ट से आउट होना पड़ेगा, दूसरी बात अगर आपका रिजल्ट भी आ गया तो फिर वैसी सीटें नहीं मिल पाएंगी जैसी आपको चाहिए थी। तो ऑन द होल आपको ध्यान रखना है कि साइंस तो पढ़ना ही है, इस एग्जाम के लिए नहीं। अब तो वैकेंसीज बहुत सारी आपके सामने है। BS जो है बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, ADO है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, इन सभी के अंदर साइंस जो है वो निश्चित रूप से क्वेश्चंस के जरिए आपको परेशान कर सकते हैं, आपके सिलेक्शन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली साइंस में क्या क्या सिलेबस है जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक के हिसाब से सिलेबस में क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन के पैटर्न को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो लास्ट फील्ड असेसमेंट का जो एग्जामिनेशन हुआ था, आप वहां से देख सकते हैं फील्ड असेसमेंट में कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स की बात करें तो यांत्रिकी या हम हीट की बात कर लें, विद्युत चुंबकत्व की बात कर ले, प्रकाशिकी की बात कर ले, तो ये सारे चैप्टर जो हैं यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है वो है लाइट चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स, और बात करते हैं हम लोग ध्वनिकी। यांत्रिकी से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो फार्मूला बेस्ड होते हैं, थोड़े से थ्योरीज के साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपको दिख रहा होगा कि इससे ज्यादा सिलेबस नहीं है, पर BSSC एग्जाम दूसरे एग्जाम से अलग किस प्रकार होता है, यहाँ रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैंडम कहने का मतलब है यहाँ पे टॉपिक के अंदर कोई विशेष रीजन नहीं है जहां से हमेशा क्वेश्चन आते हो। ठीक है, आपको छोटे और बड़े पॉइंट्स दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पढ़ने के साथ साथ उसी पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक सारे एग्जाम में है, जहां भी वनडे एग्जाम होता है साइंस आता है, पर उनसे डिफरेंट इसके क्वेश्चन होते हैं। जैसे फिजिक्स में है तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे। वही केमिस्ट्री की बात करें तो एटॉमिक संरचना से, यहाँ हम एसिड बेस की बात करें तो यहाँ पे ही आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मोल का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और कार्बन और उसके यौगिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो एसिड बेस सॉल्ट है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या फिजिकल केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो टॉपिक सेम है, सिलेबस में कुछ अंतर नहीं है बाकी एग्जाम से, पर क्वेश्चन के पैटर्न जो हैं वो डिफरेंट होते हैं BSSC के अदर बिहार के एग्जामिनेशन से। ठीक है, तो वही बायोलॉजी जो हमेशा ज्यादा क्वेश्चन कवर करता है साइंस में, साइंस के क्वेश्चन में तीनों सब्जेक्ट में रिस्पेक्टिवली बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। और बायोलॉजी के ये सारे चैप्टर्स बहुत ही बेसिक से हैं, बेसिक चैप्टर हैं, कोई अलग से नहीं आता है इसके अंदर, पर ये सारे बेसिक चैप्टर के जो क्वेश्चन बनते हैं बस उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे वो प्लांट मॉडिफिकेशन से हो, प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने प्रकार के पॉलिनेशन है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, उसके एग्जाम्पल आप बताइए। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि IgG जो एंटीबॉडी है वो कहाँ से आता है, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही विशेष स्पेशलाइजेशन के अंदर आते हैं। तो ये सारे टॉपिक के अंदर हमें डीप वही फोकस करना पड़ेगा जो हमारा पैटर्न है। सिलेबस से भी इंपॉर्टेंट जरूरी होता है PYQ क्वेश्चन देखना, PYQ क्वेश्चन ही आपको पैटर्न को बताएगा। तो जो भी चीजें यहाँ पढ़ेंगे इक्विवेलेंटली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी जरूरी होगा। जल्दी ही आपको पता चलेगा कि एडुटेरिया के चैनल पे इस कोर्स के अलावा यानी फाउंडेशन कोर्स के अलावा आपको एक और बैच भी अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आप MCQ प्रैक्टिस कर पाएंगे। यानी
एट द सेम टाइम आप पढ़ेंगे भी और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। टेस्ट के माध्यम के जरिए, टेस्ट प्रैक्टिस के जरिए सेम पैटर्न के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराई जाएगी, जैसा पैटर्न सीजीएल के एग्जामिनेशन में फॉलो होता है। ठीक है, इसके आगे बात करें तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख लेते हैं बायोलॉजी से, यानी कि जो साइंस के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। किस प्रकार के थ्योरीज हैं और जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको याद करने की जरूरत है इसकी तैयारी के लिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एयर पॉल्यूशन की बात करी जा रही है और एयर पॉल्यूशन के संदर्भ में जो कथन है उसमें विचार करना है कि सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट है कणकीय पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर। पीएम का मतलब क्या होता है? पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषण में एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो वायु प्रदूषण में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके डिफरेंट साइड्स होते हैं, ठीक है, और साइज की वजह से वो पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। वो साइड्स जिसके यहाँ लिखा है 2.5, ये इतने माइक्रो कह सकते हैं माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रो साइज मटेरियल होते हैं जो इजीली हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। इट गेट एंटर इनटू आवर लंग्स ऑल्सो, और वहां जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन संबंधी समस्याओं को पैदा करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हो या इससे कम हो, ये हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है अगर हम इसको श्वसन के माध्यम से अपने फेफड़ों तक पहुंचाए तो बिकॉज हम एयर को इनहेल करते हैं और एयर में अगर इस साइज के पॉल्यूटेंट्स हैं तो हमारे लंग को डैमेज कर सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करती है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी किसी तरह के हाइड्रोकार्बन्स को बर्न किया जाता है, किसी भी तरह के फ्यूल को बर्न किया जाएगा, ऑक्सीजन अगर इनसफिशिएंट होगी, अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट हो यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो, किसी भी तरह के फ्यूल को जलाया जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो, तो वहां से जो निकल रहे गैस है वो आपको मिलता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर इसको जलाया जा रहा है सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ, अगर इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ जलाया जा रहा है तो यहां से प्राप्त होता है CO2, जिसे बोलते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो याद रखिए कि कभी भी किसी तरह के फ्यूल का ईंधन को अगर ऑक्सीजन की कमी में उसको जलाया जाए, बर्न किया जाए, तो यहाँ से प्राप्त होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये अगर हमारे शरीर में चला जाए, ये अगर हमारे शरीर में चला जाए तो हमें होती है घुटन, हमें होती है घुटन, घुटन होती है, सफोकेशन होता है, घुटन होती है, सफोकेशन होता है, ठीक है। पर इस स्टेटमेंट को पढ़िए, किसकी बात कर रहा है? कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है, सही बात है, जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करती है। इस एक लाइन में इसने बहुत बड़ी बात पूछ ली है। कैसे कम करती है समझिएगा, कैसे कम करती है? तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है। कैसे है? तो बेसिकली हमारे ब्लड में बेसिकली जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करती है, और जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है और बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में सामान्यतः यही होता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर भरा रहता है और हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन का संवहन और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कहाँ से आया? ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन आया कहाँ से? हमारे इनहेल एयर से। हमने जो सांस लिया था, हमारे पास जो हवा हमारे फेफड़ों में भरी थी उसी में ऑक्सीजन था, और वही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इससे क्या होता है? इससे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का संवहन होता है। पर दिक्कत तब हो जाती है जब हमारे इनहेल एयर में क्या मिलता है?
इनहेल एयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो, अगर हमने जो श्वसन लिया है, श्वसनी जो एयर है, हवा है, उसके अंदर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो क्या दिक्कत आती है, ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है ये, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आपको ध्यान रखना है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये क्या है, ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये स्टेबल है, अस्थायी उत्पाद है, ये अस्थायी उत्पाद होता है, अस्थायी यौगिक होता है, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, हीमोग्लोबिन के साथ जब जुड़ता है तो ये जो संरचना होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये होता है टेम्पररी, ये होता है टेम्पररी, ये होता है अस्थायी। अब ध्यान समझिएगा, अगर हमारी हीमोग्लोबिन को ऑप्शन मिले कि तुम ऑक्सीजन से जुड़ोगे या कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ोगे, तो हीमोग्लोबिन खुशी खुशी जुड़ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से। यानी कि हमने जो सांस लिया है अगर उसमें CO है, ऑक्सीजन भी है और CO की अधिकता भी है, तो हीमोग्लोबिन इससे जुड़ना छोड़ देता है और ये इससे जुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ता है तो बन जाता है स्थायी उत्पाद, और इसके बनने के बाद ये किसी काम का नहीं रहता, अब ये फ्री नहीं है ऑक्सीजन के लिए। तो जगह अगर CO हमारे एयर में आएगा तो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी ऑक्सीजन के जुड़ने के साथ कम हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है कौन, CO। तो अगर बंद कमरे के अंदर आप जलाएंगे लकड़ी को, अंगीठी जलाएंगे, आग को वो उसको करेंगे, आग सेकेंगे, अगर बंद कमरे के अंदर अगर आपने ऐसे किया, कहीं से भी हवा नहीं आ रही है, फ्रेश एयर नहीं आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में CO बनेगा रूम के अंदर और बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और इसके बनने से हो जाएगी डेथ, इसके बनने से हो जाएगी इंसान की डेथ, क्योंकि इससे होगा सफोकेशन। सफोकेशन क्यों होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं ले जाएगा तो हमारे अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में आपकी सफोकेशन से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, स्टेटमेंट यही लिखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करती है। रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता मतलब हीमोग्लोबिन की क्षमता को कम करती है। तो सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, अपना पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोटों से उत्सर्जित होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर C अपना सही आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड कोल माइनिंग वगैरह से भी इसका स्राव ज्यादा होता है, वहां से निकलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन में बनाने में भी हेल्प करता है। जो अम्लीय वर्षा होती है उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी यहाँ पे रोल रहता है, जिस कारण से क्या करते हैं, एसिड रेन का निर्माण करते हैं। तो ये सारे के सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। और प्रदूषक की बात करेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ये सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के अंदर आते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान m, क्वेश्चन है फिजिक्स का, द्रव्यमान m है, वेग v है, वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। यांत्रिक में आप दो प्रकार की ऊर्जाओं को पढ़ते हैं, जहां काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, तो पहला होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा होता है क्षितिज ऊर्जा, क्षितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली काइनेमेटिक्स की ये बात हो रही है, ऐसे तो एनर्जी के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा की बात कर लें तो काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु स्थिति है, ठीक है, अगर इसके पास द्रव्यमान है, इसके पास द्रव्यमान है जिसको m से डिनोट करें, और ये गति है इसकी, ये गतिमान है, और गति इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो गतिज ऊर्जा होती है वो आ जाता है 12mv², ठीक है। ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला है, तो यहाँ पे जस्ट फार्मूला पूछ दिया गया है, ठीक है, कि गतिज ऊर्जा की फार्मूला क्या है। तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 12mv²। कभी कभार इसी गतिज ऊर्जा को मोमेंटम, संवेग के रूप में पूछ लिया जाता है, पूछा आता है कि गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ क्या रिश्ता है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आता है, ये भी आया हुआ है PYQ में, आपको मिल जाएगा। गतिज ऊर्जा का
संवेग से क्या संबंध है, संवेग से संबंध, ये भी डायरेक्ट फार्मूला आता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको भी ध्यान रखें। बात कर रहे हैं संवेग की, यानी कि मोमेंटम की, मोमेंटम की बात कर लें तो मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से, जिस इसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये है संवेग, ये है द्रव्यमान, ये है गति। ठीक है, अब हमें मोमेंटम का फार्मूला, मोमेंटम का रिश्ता बताना है किसके साथ, गतिज ऊर्जा के साथ। तो चूंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ऊपर नीचे अगर हम m से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमने कुछ गलत काम नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम समराइज करेंगे तो हाफ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन m आ जाएगा। और हमें पता है, सिंस हमें पता है कि एम वी का मतलब p होता है। ठीक है, एम वी का मतलब p होता है, तो यहाँ से फार्मूला आ सकता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम पी स्क्वायर अपॉन m। तो यहाँ से एक बेहतर फार्मूला और पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिए कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये फार्मूला भी आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा का रिश्ता है किसके साथ, संवेग के साथ है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है और यहाँ तो काफी इजी क्वेश्चन था, हाफ एम वी स्क्वायर। अगला जो सवाल है ये यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स दैट शेयर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, निम्नलिखित में से कौन से धातु, ये तो अलग है ना, कह रहा है कि वो फार्मूला बताना है, वो टर्म बताना है जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अरेंजमेंट अलग हो पर सेम क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है आयंस, आइसोटोप्स, आइसोमर्स या एलोट्रॉप्स। इसको देखते हैं, तो कह रहा है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो एक फार्मूला लेते हैं हम लोग, आप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में, हम बात करते हैं अल्केन की, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की बात करते हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला लिखते हैं यहाँ से। अगर अल्केन का जनरल फार्मूला लिखा जाए तो CnH2n+2 होता है, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। ठीक है, अब यहाँ से n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन, n है नंबर ऑफ कार्बन। और यहाँ से अगर हम फार्मूला लिखें, लिखना चाहें किसी का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मान लीजिए n बराबर हमने ले लिया 4। ठीक है, तो आ गया C4H2 × 4 + 2, क्या आ गया, C4H10 आ गया। हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया है, क्या आ गया, C4H10, C4H10 आ गया। अब C4H10 को हमें अरेंज करना है, तो हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ऐसे अरेंज कर दिया हमने, C4H10 को अरेंज कर दिया। ईच कार्बन 4 बॉन्ड को बनाता है, 3 2 5 2 7 3 10। ठीक है, C4H10 को हमने अरेंज कर दिया। हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम इसको और भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहां भी C4 है, ठीक है, इसको ध्यान से देखें, क्या हमने लिखा है यहाँ पे, इसको अरेंज करना चाहें तो यहाँ भी 4 कार्बन है। ठीक है, तो ये कितना बॉन्ड बना लिया, ये बना लिया 3 बॉन्ड, एक 4 बॉन्ड, इसको देखेंगे तो ये बना लिया है ये। चलिए अब इसको गिनते हैं, ठीक है, इसको गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एन ब्यूटेन, इसको पढ़ते हैं एन ब्यूटेन। तो इसको जो मैंने लिख दिया
इसको हमने क्या लिख दिया, तो ये है आइसोब्यूटेन, ये है आइसोब्यूटेन, ये लिखा हुआ है। तो अगर आप इसके फार्मूला को गिनेंगे तो 3 3 6 3 9 1 10, ये भी क्या है C4H10 ही है, और ये भी क्या है, ये भी आपके पास C4H10 ही है। तो आप देखिए इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर अरेंजमेंट अलग अलग है, ठीक है। इसकी जो व्यवस्था है, इसको दर्शाने का जो तरीका है ये अलग अलग है। तो ऐसे रिश्ते को हम कहते हैं आइसोमर्स, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग हो तो उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। तो ये जो है रिलेशनशिप, इसे हम आइसोमर कहते हैं, ठीक है। वहीं आपसे पूछा जाए आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब क्या है, आइसोटोप्स का मतलब क्या है, तो आपने सुना है कार्बन 14 के बारे में, कार्बन 14, और आप सुनते हैं कार्बन 12, क्या है, तो प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या सेम, परमाणु संख्या समान पर द्रव्यमान संख्या अलग, द्रव्यमान संख्या अलग, तो आप इसे क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का भी होता है 8 16 और 8 18, ये भी क्या है, ये भी आइसोटोप्स है। समस्थानिक बोलते हैं आप इसको, आइसोटोप्स, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। सबसे ज्यादा 98% पाया जाता है, इसे हम कहते हैं प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम, और ये होता है ट्राइटियम। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आइसोमर्स के। तो आइसोमर्स हमने पढ़ लिया, आइसोमर्स हमने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। आइसोटोप समझ में आ गया, आइसोमर्स पढ़ लिया। तो यहाँ पे आंसर क्या है, आइसोमर्स है। एलोट्रॉप्स क्या होता है, एलोट्रॉप्स क्या होता है, तो एलोट्रॉप्स को भी ध्यान रख लें, एलोट्रॉप्स क्या है, तो आप जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ते हैं, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स अपरूप की बात करें, अपरूप एलोट्रॉप्स, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स आप जानते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है, ग्राफीन है, ग्राफीन है, आप जानते हैं यहाँ से फुलरीन है, फुलरीन है, ठीक है, डायमंड है, ये सारे क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन एलोट्रॉप्स हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। अपरूप का मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बने हैं, कार्बन के ही जो एटम्स होते हैं उनके अरेंजमेंट से बने होते हैं। तो ऐसे कुछ भी तत्व जो सेम ही प्रकार के संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं, उसे हम कहते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, हमारे पास आइसोमर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है। तो इसके लिए हमें एक मेटालिक रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी होती है ना, एक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मेटालिक रिएक्टिविटी सीरीज, उस सीरीज के जरिए आप पता कर पाते हैं कि कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अब इसके सीरीज को जानने के लिए, इसके सीरीज के लिए हम बात करें तो आप कैसे याद रख सकते हैं, तो एक ट्रिक है, जब आप पढ़ेंगे क्लास में तो यहाँ समझ में आएगा। चलिए इस सीरीज की बात करें, ये एक्टिविटी सीरीज की एक ट्रिक है, आप जब पढ़ेंगे तो आगे जब आप कोर्स से जुड़ेंगे तो मैं बताऊंगी, है ना। ट्रिक थोड़ी अजीब से है, लीना के बाप ने मांगी अलमारी जमीन फ्रिज, है ना, अलमारी जमीन फ्रिज कड़े कोनी से स्नेह प्रभाएं कूटेंगी होगी और पिटाई, ऐसे कुछ है। तो इसमें बेसिकली ये ध्यान रखना है हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के नीचे, चूंकि जो नीचे वाले एलिमेंट्स जितना नीचे होंगे वो कम रिएक्टिव होंगे,
और जितना ऊपर की तरफ जाएंगे वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे। ठीक है, तो ज्यादातर एनसीईआरटी में लिथियम से शुरू होता है, यहाँ पोटेशियम से मैंने लिखा है, तो इसके हिसाब से जो सबसे टॉप पे है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ देखिए पोटेशियम है, ये यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, और जितना नीचे की तरफ जाएंगे वो रिएक्टिविटी में लेस होती जाएगी। यानी ऐसी सिचुएशन है कि जो नीचे वाले एलिमेंट हैं उनको उनके कंपाउंड से ऊपर वाले एलिमेंट हटा देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। आपने सुना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हो जाए ZnSO4, यहाँ से अगर बोल दे कि CuSO4, एक रिएक्शन आप यहाँ देखिए CuSO4 और हो जाए Zn, तो अगर ऐसा रिएक्शन है तो क्या होगा, ये बन जाएगा ZnSO4, ये बन जाएगा ZnSO4 और हो जाएगा Cu। क्यों? क्योंकि Zn कहाँ आ रहा है, Zn Cu के ऊपर आ रहा है, Cu नीचे आ रहा है ना, यानी कि Zn ज्यादा रिएक्टिव है। ये जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट से सल्फेट को, कॉपर को हटा देगा और खुद बना देगा ZnSO4, यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। तो उसी प्रकार से ऑप्शन में पूछा है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी चाहिए, इसे मेटालिक रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये मेटालिक रिएक्टिविटी सीरीज है जहां से कई तरह के प्रश्न बन जाते हैं, कौन रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में देखिए, अगला सवाल है कि रिडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है। ठीक है, पूछ रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑक्सीडाइज्ड और एक होता है रिड्यूस्ड, एक होता है ऑक्सीडाइज्ड और एक होता है रिड्यूस्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, या कहें तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला, लूज करने वाला वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडाइज्ड। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला होता है ऑक्सीडाइज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को देने वाला, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, लेने वाला, ग्रहण करने वाला, जो लेता है वो क्या होता है, वो होता है रिड्यूस्ड, वो होता है रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डेफिनेशन है, पढ़ेंगे हम लोग कि अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो कोई रिड्यूस जरूर हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला सेम ही है ना, सेम लिखा हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। साइंस के लिए मैंने पहले भी कहा है कि थ्योरीज जितना आप कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए उतना ही जरूरी है उसी के पैटर्न के एमसीक्यूज को करना। एमसीक्यूज के जरिए भी आप थ्योरीज क्लियर कर सकते हैं अगर आप इस तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं। तो फिर से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जीत बैच जो है वो एडुटेरिया के एप्लीकेशंस पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इसकी क्लासेस शुरू होगी 25 अगस्त से। मैथ्स, रीजनिंग और ज्योग्राफी की क्लासेस आपको मिलेगी। इस टीम में जो एजुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस को देखने के लिए आप एडुटेरिया क्लासेस या मेरी क्लासेस को देखने के लिए आप बस सर्च करिए यूट्यूब पे, आपको मेरी बहुत सारी क्लासेस दिख जाएगी। आप वहाँ से देख सकते हैं कि मेरी टीचिंग्स आपको समझ में आएगी कि नहीं, कि आप उससे साइंस की तैयारी कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बतना ही, इतना सही। अब आप कोर्स को ज्वाइन करें और वहाँ पे सारे एजुकेटर्स के साथ मिलकर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी सही दिशा में कर पाएंगे। एग्ज़ाम की तैयारी सही दिशा में करनी ज़रूरी है, एग्ज़ाम की तैयारी को सही दिशा में करनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो कोर्सेज़ हैं इनके बारे में बता दूं कि कोर्सेज जो है केवल हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। हिंदी मीडियम में है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी है। सभी क्लासेस लाइव रहेगी, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं रहेगी। क्लास के उपरांत जस्ट आप क्लास करेंगे उसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे ऑलरेडी मिल जाएगी। क्लास के साथ ही डेली क्लासेस नोट्स A4 शीट में अवेलेबल हो जाएगी। प्रत्येक विषय की समाप्ति के बाद विशेष रिविजन टेस्ट भी, रिविजन सीरीज भी दिया जाएगा। जो बुकलेट है वो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, वीकली टेस्ट एक सप्ताह में पढ़ाए गए विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। हर विषय के अंत में एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी जाती है। ठीक है, डिस्कशन के साथ कोर्स समाप्ति पर कुल 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी और डेली करंट अफेयर्स A4 शीट के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास भी करवाई जाएगी, डाउट डिस्कशन, नोट्स रिकॉर्डेड लेक्चर के, और कोर्स वैधता जो है वो आपकी 6 मंथ की रहने वाली है। ठीक है, तो स्पेशली जो पीटी मेंस है वो इंक्लूडेड यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन होगा। यहाँ पे और बात ध्यान रख ले कि ये सारे एजुकेटर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि प्रवीण सर मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे, वरुण सर करंट के लिए आपसे जुड़ेंगे, रितेश सर हिस्ट्री के बाकी सेक्शंस को पढ़ाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी साइंस के तीनों ही पेपर को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों की जो सेशन है वो आपको मेरे द्वारा मिलेंगे। इसके अलावा हमने कहा कि उपासना मैम पॉलिटी पढ़ाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन रहता है आपका मैथ्स रीजनिंग वो शुभम सर द्वारा यहाँ पे कवर किया जाएगा। वहीं रवि सर आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे, जो भी आपके स्टैटिक वाले क्वेश्चन आते हैं जो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो उसको पढ़ाएंगे रवि सर। और अमन सर की क्लासेस भी आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, ये पढ़ाएंगे ज्योग्राफी। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो फैकल्टीज़ है जीत बैच की और अदर इंस्टीट्यूट की, ये बातें आप ध्यान रख लें कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू सेशन जो है वो एडिटोरियल क्लासेस पे डेली बेसिस पे आपको मिल रही है, जहाँ पे 360 डिग्री कॉन्सेप्ट क्लियर की बैच जो है वो फ्री अवेलेबल है एडिटोरियल एप्लीकेशन पे पीडीएफ के साथ। जो भी सेशन हमारे द्वारा यूट्यूब चैनल पे फ्री दिया जा रहा है उसकी पीडीएफ डिस्कशन वाली जो पीडीएफ है वो आपको एडिटोरियल के एप्लीकेशन पे एक कोर्स के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक जो डिफरेंसेस है इस कोर्स में जो अवेलेबल है अदर इंस्टीट्यूट से, आप उसको बेसिक यहाँ पे पढ़ सकते हैं, चाहे वो डेली क्लास नोट्स हो, रिवीजन हो, बोर्ड पीडीएफ हो, वीकली टेस्ट हो, सब्जेक्ट वाइड फुल एंड टेस्ट सीरीज हो। और आपको पहले से ही पता है कि एडिटोरियल ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं, कंटेंट के लिए जाना जाता है, कंटेंट के लिए, है ना, चिल्लाया नहीं जाता, यहाँ पे बातें नहीं बिगाड़ी जाती हैं। कंटेंट जो आपको मार्केट में अवेलेबल है, बुक्स के माध्यम से कई सालों से अवेलेबल है, तो ये बातें बस करने की होती है ना, एडवर्टाइजमेंट करने की नहीं होती है। अगर आप फ्री क्लासेस में जाएंगे, 360 डिग्री कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास में जाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको कंटेंट क्या मिलने वाला है, जो कि आपकी सही दिशा में डायरेक्शन में तैयारी करा सके। ठीक है, मीडियम पहले से अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 15 अगस्त से, 25 को लास्ट एंड है, इसी कोर्स पे अवेलेबल होगा इसी प्राइस पे। कोर्स ड्यूरेशन है 5 से 6 मंथ का, और कोर्स वैलिडिटी क्या है, तो टिल आपके CGL 4 मेंस एग्जाम तक होगा, तब तक इसकी वैलिडिटी है, उससे पहले आपकी वैलिडिटी नहीं खत्म होगी। ठीक है, फिर वेबसाइट लिंक है एड्यूटेरिया की जो वहाँ पे आपको मिल सकता है, और कोर्स अवेलेबल है एड्यूटेरिया एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो इसके लिए मोर डिटेल के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं जहाँ आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, है ना। जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है अगर आपको फ्रूटफुल लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं हम इस बैच के साथ जा सकते हैं, इससे तैयारी अपने कर सकते हैं, तो आप उस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी एक लाइन से चीज़ों को हम वाइंड अप करेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी उसी प्रकार से होनी चाहिए जैसे कि कोई योद्धा युद्ध लड़ने जाता है तो युद्ध की तैयारी इतनी होनी चाहिए कि हमारा जीतना सुनिश्चित हो सके, दूसरा ऑप्शन नहीं हो। हर चीज़ की 2 प्रोबेबिलिटी होती है ना, होगा या तो नहीं होगा, पर तैयारी इतनी होनी चाहिए कि दूसरा ऑप्शन बचे ही नहीं कि हमारा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बिकॉज तैयारी इतनी है कि सिलेक्शन होना ही हमारे पास ओनली 1 ऑप्शन है, सिलेक्शन नहीं होने वाली बात आ ही नहीं सकती दिमाग में। इसलिए आपको प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए, टाइम नहीं है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो आपको प्रिपरेशन के जरिए, इस एग्जामिनेशन में के जरिए अपने सीट को कंफर्म करें, और एक जॉब तो कंफर्म करने के बाद फिर तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगे। अदर किसी पोस्ट पे जाना है तो आप तैयारी आसानी से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।